नमस्कार। इस चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो एंड वेरी वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन दिस चैनल। सो ये मेरी पहली वीडियो है और आज से हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अ, एम है 75th 71st बीपीएससी में जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प करना। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है, इसमें हम सब सब्जेक्ट्स को देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बीपीएससी सेंटर्स जो भी क्वेश्चंस हैं हम इनको देखेंगे। ये वीडियो ऐसी नहीं है कि जहाँ बहुत लंबी होने वाली है, ये वीडियो बेस सारी क्वेश्चंस जितने भी 38th बीपीएससी प्रीलिम्स से लेके 70th बीपीएससी प्रीलिम्स तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बट लेकिन हम इसको ना एज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके आंसर्स को करेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट? क्योंकि आज 2nd ऑफ सितंबर है और हमारे पास समय बहुत कम है। आई नो आज 2nd सितंबर है, मैं अपलोड शायद इसको कल करूँ या फिर आज करूँ, मुझे पता नहीं है। तो जब भी आप इसको देख रहे हो तो again, due to lack of time, we will not be getting into the details of the explanation part of the question. We will simply stick to the question and the answer part. Like we will go through the question, we will go through the answer, that is the options, and whichever option is correct, we will point it out. ओके? मतलब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, हम ऑप्शंस को देखेंगे, जो भी ऑप्शन सही होगा उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम थोड़ा-सा उस पे एम्फेसिस करेंगे। हालाँकि मैंने डिस्क्रिप्शंस में जो भी इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी है। तो आप अगर आपके पास टाइम है, आप इसको रुक के देख सकते हो, वीडियो को पॉज़ करके आप देख सकते हो और नहीं अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा लिंक देके। ठीक है? तो ये पहली वीडियो और आई होप अगर कहीं भी आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मिसिंग है या फिर कहीं भी इनकरेक्ट होता है तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं क्योंकि ईच एंड एवरीवन इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। प्लीज़ आई विल रियली एप्रिशिएट कि अगर आप कुछ पॉइंट आउट करते हो या फिर आप बताते हो कि हाँ, ऐसी चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो या बता सकते हो, तो मैं उसको डेफ़िनिटली चाहूँगा कि मैं उसको अपने जो भी आगे आने वाली वीडियो उसमें मैं इंक्लूड करूँ। तो अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। आपके सामने क्वेश्चंस है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप इसको मीन्स अटेम्प्ट करके अपने मन में रख सकते हो और जब मैं आंसर डिस्प्ले करूँ आप मैच करके उसको करेक्ट या रॉन्ग करके आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। अगर आप सही हो तो भी थम्स अप दे सकते हो, गलत हो तो आप करेक्ट कर सकते हो। और जो पहली बार देख रहे हैं, जो मीन्स एज़ अ रिवीजन देख रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार देख रहे हैं, वो आप रुक के इस वीडियो को देख सकते हो और नहीं आपको देखना है तो आप मीन्स अगर मेरे कहने का वही मतलब है कि आपको जहाँ भी बेस्ट आउटपुट मिल रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि आपको वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो प्लीज़ डोंट वॉच दिस। जहाँ से आपको बढ़िया आउटपुट मिल रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अ, चलिए शुरू करते हैं। The earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from। एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के सबसे पहले एविडेंस, सबसे पहले साक्ष्य हमारे को भारत में कहाँ से मिलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से हमारे को मिलते हैं। नाउ जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अब मेहरगढ़ जो है वो आज के पाकिस्तान में है। आज का पाकिस्तान इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान कभी था भी नहीं और आगे भी हमारा ही है। वो पाकिस्तान आज नहीं तो कल हमारा होगा ही होगा। तो आज के पाकिस्तान में जो है मेहरगढ़ है। लेकिन तो ये पाकिस्तान जो है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्ट है, राइट? लेकिन जब हम पार्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमारे को एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं एक जगह का नाम है जिसका नाम है लहुड़ देव। आप इसको लहुड़ा देव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। लहुड़ देव जो है कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ से हमारे को एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं इंडिया में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चैल्कुलिथिक एज? इनमें से किस एज को चैल्कुलिथिक, किस पीरियड को चैल्कुलिथिक एज कहा जाता है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉपर एज को चैल्कुलिथिक एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम कॉपर के टूल्स बहुत ज्यादा यूज होते थे और स्टोन टूल्स भी यूज होते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपर के ही टूल्स यूज होते थे, कॉपर टूल्स के साथ साथ स्टोन टूल्स का भी यूज किया जाता था, बट प्रीडोमिनेंटली कॉपर टूल्स का यूज किया जाता था, इसलिए इस एज को चैल्कुलिथिक एज कहा जाता है। ओके, थर्ड इज विच रिवर वैली इन इंडिया वाज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑब्टेन फ्रॉम? इंडिया के किस रिवर वैली से पहला मानव कंकाल हमारे को मिला है?
So the correct answer is option C. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा रिवर वैली में एक साइट है हथनोरा नाम की, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट एमपी में लोकेटेड है। वहां से हमारे को मानव कंकाल मिलते हैं, और इसको डिस्कवर किया था एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम अरुण सुनकिया है 1982 में, 1982 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द भीमबेटका साइट लोकेटेड? द फेमस क्वेश्चन। भीमबेटका साइट जो है वो एक प्री हिस्टोरिक साइट है, जो कि फेमस है केव पेंटिंग्स के लिए। जो हमारे प्री हिस्टोरिक लोग थे वो उस केव में रहते थे, और वहां पे उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डिजाइन पेंटिंग्स की थी वॉल्स पे। ये जो इमेज आपके सामने, ये रियल इमेज है, आप देख सकते हैं कि जो भीमबेटका साइट जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, और इमेज दिखाने का मतलब ये है कि जब आप इमेज देखते हो ना, तो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक रिटेन होती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चन के साथ इस इमेज को देखा था, तो वो आपको ज़्यादा ईज़िली चीज़ों को एसोसिएट कराने में हेल्प करती है, ठीक है? वो ज़्यादा देर तक आप मेमोरी में रिटेन कर पाते हो। तो भीमबेटका कहाँ लोकेटेड है? इज़ इन एमपी। हमारे पास 2 लिस्ट हैं, पहली लिस्ट है नियोलिथिक साइट की, दूसरी लिस्ट है लोकेशंस की। हमको मैच करना है, हमारे को मैच करना है। ओके, द फर्स्ट इज़ उतनूर। उतनूर कहाँ पे है? उतनूर है तेलंगाना में। दूसरा है चिरांद। चिरांद इज लोकेटेड इन बिहार नियर छपरा। आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे। गुफकराल जो है वो कश्मीर में है, और डीपयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैप दिया, आप इसको देख सकते हो। इसमें एक मिसिंग है, उतनूर जो है वो मिसिंग है इस मैप से। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन existed in prehistoric age, protohistoric age, historic age, or post-historic age. So the correct answer is option B, protohistoric age. Now, what is the difference between there are, हम जब हिस्ट्री को ना 3 कैटेगरी में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे हमारे को रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। प्री हिस्ट्री में हमारे को रिटन एविडेंसेस, लिखा हुआ एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में जबकि हमारे को रिटन एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया, हम उनको पढ़ नहीं पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सो ये चीज डिफरेंशिएट करती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे को रिटन एविडेंसेस में मिलते हैं, और हम उसको डिसाइफर भी कर पाए, हम उसको पढ़ भी पाए हैं। तो इसलिए जो हमारी मिडिवल टाइम पीरियड है, उसमें हमारे को जो हमारा एंशियंट टाइम पीरियड, जैसे कि आप गुप्ता एज ले लो या फिर मौर्यन एज ले लो, तो उसमें हमारे को ना जो हमारे को एविडेंसेस मिले वो रिटन है, लेकिन हमने उनको डिसाइफर कर लिया, हमने उनको पढ़ लिया है। बट जब हम इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे को ना स्क्रिप्ट मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ एविडेंसेस मिले, रिटन एविडेंसेस में जो पत्थर पे लिखे हुए हैं, जिस भी फॉर्म में लिखा हो, तो हम उनको पढ़ नहीं पाए। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री इसलिए है क्योंकि हमारे को रिटन एविडेंसेस मिले, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, अगेन मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, बट मैं नहीं जाऊँगा, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं इसलिए। आप हमारे को हमारा समय बहुत कम है। आज 2 सितंबर है और 13 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, जितने भी बीपीएससी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, आप उस सब के लिए इस सब को देख सकते हैं। सारे ही क्वेश्चंस को मैंने कराए हैं। आप प्लीज़ आप देखिए, फिर फीडबैक दीजिए। इसका बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो चलिए। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स। आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, ये ना इमेज है ग्रेट बाथ मोहनजोदारो की। आप इसमें देख रहे हो कि जो इमेज आज के टाइम में हम लोग अपने घर बनाने में यूज करते हैं, बिल्कुल वैसी इमेज लगी हुई है 4500 साल पहले। कैन यू इमेजिन दिस? ऑलमोस्ट 4500 ईयर्स प्रायर टू नाउ, इस तरह की ब्रेक्स। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये एक प्राइमरी फीचर है हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स। ओके, एक मिनट, ठीक है। विच सिटी इज नोन एज मिनी हड़प्पा? किस सिटी को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, जिसको कि 1954 में एसआर राव ने एक्सकवेट किया था। आप इस इमेज में देखिए कि आपको आप इस ये एक इमेज बनाई गई है लोथल की। आप इसमें डॉकयार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे नाव डॉक कर रही है। इसमें सो लोथल, हड़प्पन सिविलाइजेशन का लोथल एक ऐसे शहर था, ऐसी सिटी थी जहाँ पे डॉकयार्ड अवेलेबल था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट? अगेन द करेक्ट आंसर इज लोथल। हमने प्रीवियस इमेज में देखा, और ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये एक्चुअल इमेज है जो डॉकयार्ड लोथल में मिली है, एक्सकवेट की गई। ठीक है। Which of the following is a Harappan site in Gujarat? गुजरात में कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात। कावरकोट जो है वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। कालीबंगन इज इन राजस्थान, एंड राखीगढ़ी इज इन हरियाणा। ओके,
Lothal was excavated by SR Rao in 1954. Okay. नाउ अगेन वी हैव द टू लिस्ट, हमारे पास दो लिस्ट है, हमारे को उनको मैच करना है। पहली लिस्ट है चैल्कोलिथिक साइट की, दूसरी लिस्ट है जो रिवर्स उनके साथ एसोसिएटेड है उनकी। तो पहला आहार, आहार को हम बनास कल्चर भी बोलते हैं, आहार कल्चर और बनास कल्चर। सो आहार के साथ कौन सी रिवर एसोसिएटेड है? बनास रिवर एसोसिएटेड है। कायाथा जो है वो काली सिंध रिवर के साथ एसोसिएटेड है। स्वालदा जो है वो ताप्ती के, और मालवा जो है वो नर्मदा रिवर के साथ एसोसिएटेड है। अगेन मैंने इमेजेस दी है, मैंने आपको जितने भी हो सकता है, जिस भी तरह से हो सकता है, मैंने कोशिश किया कि आपको चीज़ें समझ में आए। आप एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप रुक के पढ़ सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोग वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। आई एम सिंपली गोइंग टू read the question, provide you the correct answer, and then move on. Okay. Okay. Which among the following Harappan sites terracotta of plow was found? इनमें से किस साइट से टेराकोटा का प्लो मिलता है हमारे को? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बनवाली, जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। वहां से हमारे को टेराकोटा का टेराकोटा प्लो मिलता है। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फॉरोज ऑफ प्लोड फील्ड्स हैव बीन फाउंड? इनमें से किस हड़प्पन शहर में जो हल्के जो निशान हैं, जो जमीन पे जो हल्के जो निशान चले हुए हैं वो मिलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन, जो कि घग्गर रिवर पे लोकेटेड है। सरस्वती, जिसको पहले की सरस्वती रिवर भी बोला जाता है, घग्गर रिवर को, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे को कालीबंगन से मिलते हैं। ओके। अगेन, एट विच हड़प्पन साइट डू वी फाइंड एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड? सो द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन से हमारे को मिलते हैं। Who among the following is not associated with excavation of Harappa and Mohenjo-daro? So the correct answer is option D. V.A. Smith was an archaeologist, but he was not associated with V.A. Smith जो थे वो आर्कोलॉजिस्ट थे, बट वो एसोसिएटेड नहीं थे हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक्सकवेशन से। ठीक है। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पोएट्री? हड़प्पन पोएट्री बनाने में किस कलर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेड कलर का यूज किया जाता था। आप इसमें देख सकते हैं कि रेड और ब्लैक कलर का मोस्ट प्रीडोमिनेंटली यूज होता है। तो red and black color. Okay. According to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of the Indus Valley civilization? आईआईटी खड़गपुर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने सालों तक लगातार कम बारिश होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 900 years. Which city served as the capital of ancient kingdom of Magध during the early Vedic period? कौन सा शहर अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम जो कैपिटल सिटी सर्व करता था मगध किंगडम का? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजगृह। ओके। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा? सोमा जो है उनको किस ऋग्वेद का कौन सा मंडल डेडिकेट किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 9th मंडल। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 9th मंडल में 114 हाइम्स, 114 मंत्र है, जिसमें जो कि सोमा को डेडिकेटेड है। ओके। टू whom is the 9th mandala of Rigved Samhita completely dedicated? Again, सेम आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सोमा को लोकेटेड है 9th मंडल ऋग्वेद का। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? गायत्री मंत्र किस किताब में हमारे को मिलता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऋग्वेद में हमारे को गायत्री मंत्र मिलता है। इसको लिखा किन्होंने था? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया था, लिखा था। ठीक है। इन विच फेज कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? किस फेज में, हिस्ट्री के किस फेज में अनटचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल सामाजिक स्तर पे बाहर निकाल के रखा गया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र फेज। ठीक है। धर्मशास्त्र फेज के दौरान अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा बिल्कुल बाहर रखा गया था। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन, लोहे की यूज कब से शुरू हुई? द करेक्ट आंसर इज ई, नन ऑफ द एबव। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन की शुरुआत हुई थी लगभग 3000 साल पहले। वैसे कुछ हिस्टोरियंस इसको 1500 बताते हैं, कुछ 1500 बीसी बताते हैं, कुछ हिस्टोरियंस 1200 बीसी बताते हैं, बट दी ऑन एन एवरेज हम इन सबको लेके जो हमारी जो आयरन की जो यूज स्टार्ट हुआ था, आयरन का यूज जो स्टार्ट हुआ था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लगभग 3000 साल पहले हम इसको मान के चलते हैं, 1000 बीसी के अराउंड। ओके। बुगज कोही इंस्क्रिप्शन, बुगज कोही इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बुगज कोही इंपॉर्टेंट है बिकॉज, क्यों? क्योंकि द करेक्ट आंसर इज बी, यहाँ पे हमारे को इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। बुगज कोही एक इंस्क्रिप्शन है जो कि एशिया माइनर टर्की में लोकेटेड है। यहाँ पे हमारे को इस इंस्क्रिप्शन में हमारे को
4 वैदिक गॉड के नाम मिलते हैं, जिनके नाम हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्य। इन चारों वैदिक गॉड के नाम मिलते हैं हमारे को बुगज कोही इंस्क्रिप्शन में, एंड दैट इज व्हाई दिस इंस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो इंडिया से कहाँ एशिया, टर्की माइनर, तो आप इस चीज को देखिए, ठीक है। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो 10 किंग का जो फेमस बैटल था वो किस रिवर पे लड़ा गया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, परसनी रिवर पे। इस 10 बैटल को 10 राजन्य युद्ध भी कहा जाता है। तो ये परसनी रिवर पे लड़ा गया था। किन किन के बीच लड़ा गया था? जो सुदस थे, जो भरत के वंशज थे सुदस, और जो एक कन्फेडरेसी थी 10 किंग की, उन दोनों के बीच लड़ा था, जिसमें सुदस ने उन कन्फेडरेसी को, जो कन्फेडरेसी थी 10 किंग की, उनको हरा दिया था। ओके। Which ancient Indian text composed during later Vedic period contains philosophical hymns and discussions on cosmology and ethics? इसमें से कौन सा इंडियन टेक्स्ट है जिसको कंपोज किया गया था लेटर वैदिक पीरियड के दौरान, जो कि कंटेन करता है फिलोसॉफिकल हाइम्स और डिस्कशंस, जिस और बात करता है कॉस्मोलॉजी और इथिक्स के बारे में? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उपनिषद। ठीक है, इसको लेटर वैदिक एज या फिर पोस्ट वैदिक एज में लिखा गया था, एंड दीज आर मेनली कंपोज्ड इन संस्कृत। इनको मेनली संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है। वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न? महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, 563 बीसी में, लुम्बिनी में, नियर कपिला वस्तु। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? महात्मा बुद्ध ने पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, जिसको हम सरमन भी बोलते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन दिया था, डियर पार्क में। ओके, सारनाथ। At which place did Mahatma Buddha give his first sermon? So the correct answer is again D, Sarnath, which is located in Varanasi. सारनाथ में भी डियर पार्क में महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन बोलता है, दिया था। Where was the first Buddhist council convened? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल या पहली बुद्धिस्ट सभा कहाँ बुलाई गई थी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजगीर में। इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा के डेथ को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। सो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही इन 483 बीसी जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की गई थी इन राजगृहा नियर सतपानी केव्स। ये जो आपके सामने इमेज है, ये सतपानी केव की इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जगह नहीं दिख रहा, बट आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने, बट हाँ किया, यहाँ पे हुई थी। जो यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप प्रेसिडेंट थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के, और पैटर्न कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है। After the Mahaparinirvan of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at. Again, बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजगृह। मैंने यहाँ पे आपको इमेजेस दिए चारों की, आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महाकश्यप जो थे वो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरमैन थे। ठीक है। ओके। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अशोक, 250 बीसी, 250 बीसी में अशोक जो थे किंग अशोक, उनके टेन्योर के दौरान थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट? एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के रीन के दौरान हुई थी वो कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कश्मीर में हुई थी। ठीक है। इन 72 टू 98 एडी के बीच, इन दोनों के बीच हुई थी। मोस्टली 72 एडी आप मान के चलिए यहाँ पे हुई थी। ओके। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्र, और वाइस प्रेसिडेंट थे अश्वघोष। ठीक है। इस काउंसिल में बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेमली महायान और हीनयान में बुद्धिज्म डिवाइड हुई थी। महायान महायान जो थे वो बुद्धा के वैसे फॉलोअर्स थे, बुद्धा के आइडल्स को पूजते थे, मीन्स मूर्ति पूजक थे। और हीनयान जो थे बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे, वो उनको प्रीच करते थे, मीन्स उनकी जो टीचिंग्स थी उनको बाय हार्ट फॉलो करते थे, बट उन्होंने गॉड का दर्जा नहीं दिया था बुद्धा को। ठीक है। Which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in कश्मीर? इनमें से किस रूलर ने चौथी बुद्धिस्ट सभा बुलाई थी कश्मीर में? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कनिष्क। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कनिष्क की इमेज है। ओके। Where did महात्मा बुद्धा's महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ।
मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, अगेन आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप पॉज़ करके पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन को। और आपको लगता है कि मैं अगर ज़्यादा स्लो हूँ, तो आप 2x पे वीडियो या फिर 1.5x पे वीडियो बढ़ा के देख सकते हो, तो वो आपको ज़्यादा जल्दी-जल्दी आप इसको कर सकते हो। त्रिपिटक आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ, त्रिपिटक जो है वो सैक्रेड बुक्स है किसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बुद्धिस्ट का। कौन से त्रिपिटक कौन-कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है? हु गॉट एनलाइटनमेंट इन बोध गया? बोध गया में किसको एनलाइटनमेंट मिली थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध को अंडर द बोधि वृक्ष एनलाइटनमेंट मिली थी, ठीक है? 4 important events of Buddha's life and thereby related to 4 places are mentioned below. 4 महात्मा बुद्ध के लाइफ, महात्मा भगवान बुद्ध के लाइफ से 4 जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और वो और 4 जगह जो रिलेटेड हैं उनको मैच करना है हमारे को। तो बर्थ, महात्मा बुद्ध का बर्थ बर्थ कहाँ हुआ था? सो लुम्बिनी में महात्मा भगवान बुद्ध का बर्थ हुआ था। एनलाइटनमेंट उनको मिला बोध गया में। पहली प्रीचिंग हुई थी, पहली प्रीचिंग उन्होंने दी सारनाथ में और महापरिनिर्वाण जो डेथ है उनका उसी नगर में हुआ था। ओके? Which of the following represents a fundamental difference between Mahayana Buddhism and Hinian Buddhism? महायान बुद्धिज्म और हीनियन बुद्धिज्म में प्राइमरी अंतर क्या है, मतलब मूलभूत अंतर क्या है? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। भगवान के मूर्ति को पूजना। जो महायान फॉलोवर्स हैं वो मूर्ति को पूजते हैं, जो हीनियन फॉलोवर्स हैं वो मूर्ति को नहीं पूजते हैं। ओके, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ द फैमिली? जो बोधि वृक्ष है बोध गया में वो किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली के किस जनरेशन से बिलोंग करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5th जनरेशन से। नाउ एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो ओरिजिनल बोधि ट्री थी जहाँ पे भगवान बुद्ध ने जिस ट्री के अंदर महात्मा बुद्ध ने इनलाइटनमेंट मिली थी, उसको ना जो एक रूलर था, हिंदू रूलर था गौरा शशांक, उसने कटवा दिया था, राइट? उसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंगम ने ये जो अभी जो ट्री है बोध गया में, उसको अलेक्जेंडर कनिंगम के ऑर्डर पे उसको लगाया गया था। तो 5th जनरेशन है उस फैमिली ट्री की। ओके, द चाइनीज ट्रैवलर सुंग यून विजिटेड इंडिया। चाइनीज ट्रैवलर सुंग यून ने इंडिया को कब विजिट किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 518 एडी में सुंग यून ने इंडिया को विजिट किया था। तो आंसर 515 एडी से 520 एडी के बीच। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर? महाबोधि टेम्पल का निर्माण हुआ है बोध गया में, जहां पे अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध रिसीव एनलाइटनमेंट। महाबोधि टेम्पल का निर्माण वहीं पे हुआ है जहां पे महात्मा बुद्ध ने एनलाइटनमेंट पाया था। ओके, गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? महात्मा बुद्ध को किसके टेन्योर के दौरान भगवान की उपाधि दी गई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कनिष्क, किंग कनिष्क के टेन्योर के दौरान। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये किंग कनिष्क की कटी हुई है, सर हटा हुआ है, और ये जो क्या बोलते हैं मूर्ति है, ये ना ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। ये इंडिया में सारे सब कुछ तो उठा के ले ही गए, हमारा पैसे तो ले ही गए, जो भी हमारी कल्चर के हिस्सा था वो भी उठा के ले गए। ठीक है, ये आप देख रहे हो किंग कनिष्क की मूर्ति है, ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। The teachers from whom Buddha first attempted to gain enlightenment after the Mahabhinisikarman were? Mahabhinisikarman means रिनाउंसिएशन। अपना घर त्याग करने के बाद महात्मा बुद्ध ने किसके पास जाके इनलाइटनमेंट, किसके पास जाके ज्ञान खोजने की कोशिश की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अलारा कल्मा एंड रुद्रक रामपुत्रा। वो वहां पे जाते हैं उनसे सीखने के लिए। ठीक है, अलारा कल्मा जो थे वो सांख्य फिलोसफी के टीचर थे और अपने पावर के लिए जाने जाते थे। In Indian art, the construction of stup, चैत्य and विहार is related to which of the following? इंडियन आर्ट में जो स्तूप या चैत्य और विहार है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्तूप जो है वो ना जो बुद्ध थे उनकी जो रिमेन्स थी ना, मीन्स उनकी जो हड्डियां थी या फिर जो उनके जो एसेस बचे हुए थे उनके ऊपर बनाई गई थी, उनके ऊपर खड़ा करके एक टॉम्ब बनाया था, उसको स्तूप बोलते हैं। चैत्य वह प्लेसेस होता है जहाँ पे मॉन्स जो होते हैं जो प्रे करते हैं, और विहार जो होता है जहाँ पे वो आराम करते हैं, मीन्स ड्वेलिंग प्लेस जिसको बोलते हैं, मीन्स सोते हैं, आराम करते हैं। चैत्य जहाँ पे बैठ के पूजा करते हैं। ठीक है, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? बुद्धा का जो ओल्डेस्ट मीन्स स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, वो किस स्टाइल में बनाया गया है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। इसमें ना हिस्टोरियंस बहुत कंफ्यूज हैं, आप इसको पढ़ सकते हो कि किसका आइदर गंधार स्टाइल में बनाया गया या मथुरा स्टाइल में बनाया गया है बुद्धा का जो स्कल्पचर है। ओके, सो बीपीएससी हैज पुट द आंसर एज ई, नन ऑफ द अबव। वेयर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार? दुनिया की हाईएस्ट
विश्व शांति स्तूपा बिहार में कहाँ पे लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजगीर में लोकेटेड, जिसकी हाइट लगभग 400 मीटर है। ओके, जो कि एक हिल पे सिचुएटेड है। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कुंडलग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ओके, आप किस क्लैन में? गायत्री क्षत्रिय क्लैन में हुआ था 599 बीसी में। आप मैंने दिया अगेन, ये मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप देख सकते हो इसको, एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो। आप इसको ना 2-3 बार देख लोगे ना तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? मीन्स वो दिमाग में रिमाइंड हो जाएँगी कि ओके या महावीर स्वामी कहाँ बर्न हुए थे? कुंडलग्राम में, ठीक है? द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वाज़, उनकी जो जमाई थे, जमाली। जमाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। हाँ, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वाज़ जमाली। जमाली जो थे वो उनके लॉर्ड महावीर के पहले डिसाइपल थे, ठीक है? उनके सन इन लॉ। द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज़ लोकेटेड एट। जो भगवान महावीर हैं, जो जैन रिलीजन के ओरिजिनेटर संस्थापक संस्थापक जिनको माना जाता है, उनकी जो सैल्वेशन, जहाँ पे उनको मोक्ष प्राप्त हुई थी, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, वो कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, पावापुरी में। ये जो आप देख रहे हो ना इमेज, यहीं पे भगवान महावीर की जो अस्थियाँ हैं या फिर जो उनके रिमेन्स हैं, मॉर्टल रिमेन्स, उनको रखा गया है। व्हिच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला? किस रूलर ने जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, वो उसको किसने फाइंड किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, धर्मपाल ने, जो हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में लोकेटेड है, उसको फाउंड किया था। ठीक है। हु यूज द केव्स ऑफ बाराबर एज देयर शेल्टर हाउस? बाराबर जो केव्स हैं, बाराबर केव्स जो गुफा है बाराबर केव्स में, उसको एज ए शेल्टर हाउस किसने यूज किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आजीविका। नाउ बाराबर केव्स और नागार्जुनी केव्स, 2 केव्स थे। तो बाराबर केव्स जो थे वो अशोका ने डोनेट किए थे आजीविका सेक्ट को, और नागार्जुनी केव्स जो थे अशोका के जो ग्रैंडसन दशरथ मौर्य था, उन्होंने डोनेट किया था आजीविका को ही। तो जो बाराबर केव्स थे वो शेल्टर हाउस थे किसके? आजीविका के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? जैन की जो जैन जो रिलीजन है उनकी सबसे धार्मिक ग्रंथ, अर्लीस्ट होली बुक कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 14 पूर्वाज जो हैं वो अर्लीस्ट होली बुक हैं जैन्स की। ठीक है। त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो त्रिरत्न है ये किस, त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स जिसको बोलते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, किस धर्म से रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। अजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, अजीविका सेक्ट जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मखाली गोसाला के द्वारा अजीविका सेक्ट को फाउंड किया गया था। ये कंटेम्प्रेरी थे महावीर के, पहले उनके साथ थे, फिर बाद में कुछ पर्सनल डिफरेंसेस के कारण और अपने ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बोथ गेट सेपरेटेड। ओके। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जैन संगति कन्वीन्ड इन पाटलिपुत्र? कौन थे? पहली जो जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके चेयरमैन कौन थे? करेक्ट आंसर इज, बीपीएससी ने बताया स्थूलभद्र जो थे वो करेक्ट आंसर थे। आपको याद है इस समय ये लगभग ये 300 बीसी के अराउंड फर्स्ट जैन काउंसिल को कन्वीन किया गया था, और इस समय मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी, और मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे। तो 298 बीसी में 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना थ्रोन जो है उनको रिनाउंस कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, अपने अपना जो उनका सिंहासन था वो त्याग देते हैं। और स्थूलभद्र के अलावा जो एक दूसरे मॉन्क थे भद्रबाहु, उनके साथ वो श्रवण बेलागोला चले जाते हैं कर्नाटका में, और वहां पे वो अपना देह त्याग करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज संथारा और सल्लेखना, मीन्स भूखा रह के अपना शरीर त्याग करते हैं। ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? इनमें से कौन सा बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच कौन सा कॉमन नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्फ मॉडिफिकेशन। नाउ जब आप जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो जैनिज्म कहती है कि हम बहुत, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ के बारे में, लाइफ ऑर्डर के बारे में बात करती है, मीन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट देना, मीन्स यू नो, फिर एक्सट्रीमिटीज, मीन्स वो एक्सट्रीमिटीज, जबकि बुद्धिज्म जो कहता है वो मिडिल पाथ चुनने का था, ना कि ना ही ज़्यादा लेविश लाइफ जीनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पेनेंस में रहना है, मतलब बहुत ज़्यादा एस्केटिक लाइफ जीनी कि हाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ खा पी नहीं रहे, मीन्स बहुत ही बहुत कष्ट में लाइफ, वैसे नहीं। बुद्धिज्म कहता है कि मिडिल पाथ चुनने को, लेकिन जो जैनिज्म है वो
सो सेल्फ मॉडिफिकेशन, एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, ये नहीं पर मैं पढ़ता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन दोनों में से बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन सा कॉमन नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्फ मॉडिफिकेशन। द प्लेस वेयर महावीर अटेंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज कैवल्य इज, वह जगह जहाँ पे भगवान महावीर को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का कंप्लीट ज्ञान हुआ था। द करेक्ट आंसर इज जिरभिका जिरभिका। अगर मैं मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज़ आप करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे भगवान महावीर को केवल्य स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त हुआ था। ओके, ये रिजुपालिका रिवर के मतलब ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर लोकेटेड है जिरभिका ग्राम, और सॉल्ट ट्री के अंदर भगवान महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट? भागवत सेक्ट के डेवलपमेंट में किसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गुप्ताज ने। गुप्ता जो है भागवत रिलीजन और वैष्णवाइट, जिसको भागवत और वैष्णव रिलीजन जो बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किन्हीं की है तो वो गुप्ताज की है। ठीक है, आप ना आप जब अभी की जो आप टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन देखो ना, तो वो सब भी जो है ना वो गुप्ता एज से ही प्रभावित होते हैं। मतलब उस समय जो आप क्या बोल सकते हो, उसकी जो कल्चरल हेजुमनी थी गुप्ताज की, वो आज भी हम अपने लाइफ में उतारते हैं। मतलब उनकी जो बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को दिखाया हमारे को कि हाँ, जो उनको हम आज भी इम्बाइब करते हैं। मतलब उनकी जो टीचिंग्स थी, टीचिंग्स नहीं कह सकते, मीन्स काइंड ऑफ उनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो आज भी हम पे दिखता है। ओके, अपने मंदिर में या फिर कंस्ट्रक्शंस में कहीं भी। नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन, नाथपंथीज सिद्धास और योगीज ने डिवोशनल रिलीजन को पॉपुलर किया कहाँ पे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नॉर्दर्न इंडिया में। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इमेज दी हुई है लल्ला देव, लाल देव बोलते हैं, लल्ला देवी बोलते हैं, रामानंदा, ये सारे मेडिवल सेंट्स हैं। ये आप मैंने बस इमेज रेफरेंस के लिए इमेज लगा दी है। ये इनमें से कोई भी जो है वो एंशियंट मीन्स सेंट्स नहीं है, ये सारे मेडिवल के सेंट्स हैं। तो प्लीज आप बस, मैंने एज ए रेफरेंस ये इमेज लगाई है, आप इनको देख के वो कर सकते हैं। आप इनको एज ए मेडिवल सेंट्स याद कर सकते हैं। लल्ला देव जो थे वो कश्मीर में थे, रामानंदा फेमस फॉर टीचिंग हिंदीज, तो सारे थे ये। okay? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज सिस्टम ऑफ, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज सिस्टम ऑफ, नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो ग्रेट नॉलेज सेंटर थी किस किस चीज के लिए? तो किसकी? बुद्धिज्म की। okay? हम सब जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी, मीन्स हमने उसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है कि क्या इंपॉर्टेंस थी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ओके, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया था? द करेक्ट आंसर इज, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। मैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस, पाटलिपुत्र को फाउंड किया था एक्चुअली में अजात शत्रु ने, बट यहाँ पे ऑप्शन में अजात शत्रु है नहीं, तो हमने, और ना ही तो ई है, नन ऑफ द अबव, तो इसलिए हमने जो इसलिए बीपीएससी जो है वो एक ए ऑप्शन के साथ गया है। उद्यन जो था उसने क्या किया था? पाटलिपुत्र को शिफ्ट, कैपिटल जो था राजगिरा से, वहां से शिफ्ट किया था उसने पाटलिपुत्र। बट पाटलिपुत्र एज ए सिटी को फाइंड किया था अजात शत्रु ने, जो कि सक्सेस थे बिंबिसार के। ठीक है, और उद्यन ने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी कि अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको यही चार मान लो ऑप्शंस हैं, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन है उसमें नन ऑफ द एबव है, अगर ई ऑप्शन है इसमें नन ऑफ द एबव है, तो आप नन ऑफ द एबव के साथ जाएंगे। ओके, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम? किस रूलर के द्वारा पाटलिपुत्र को चुना गया था पहली बार राजधानी के तौर पे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उद्यन के द्वारा। कि उद्यन ने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था राजगृह से पाटलिपुत्र। ओके, ओके, इन एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ गंगा इज नोन एज, एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में, जो एरिया गंगा के दक्षिण में आता था उसको क्या बोला जाता था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मगध बोला जाता था। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज? किस सेंचुरी में पहली मगधन एम्पायर जो है वो, पहली मगधन एम्पायर जो है वो राइज हुई थी या बनी थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, ओके, एक्चुअल फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे मगधन एम्पायर के एक्चुअल फाउंडर। ओके, which of the following great ruler founded the Haryank वंश in ancient Bihar? किस महान रूलर ने, किस महान शासक ने हरियंक वंश का
नींव रखी थी, हर्यंक वंश की नींव रखी थी या स्थापना किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिंबिसार ने रखी थी, हर्यंक वंश की स्थापना की थी। ओके, व्हाट वाज द प्रकृत नेम ऑफ राजगीर, द कैपिटल ऑफ मगध? राजगीर का प्रकृत नेम क्या है? जो मगध का कैपिटल है, क्या था? आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। राजगीर का प्रकृत नेम क्या था जो मगध का कैपिटल था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजगृहा। राजगृहा राजगीर का प्रकृत नाम था। ठीक है, राजगृहा मतलब राजा का घर, गृह मतलब घर, और राज मतलब राजा, द हाउस ऑफ द किंग। ओके, राजगृहा, राजा गृह। नाउ वी हैव द टू लिस्ट, हमारे पास दो लिस्ट हैं। पहला लिस्ट है महाजनपद का, दूसरा लिस्ट है उसके कैपिटल्स का, हमको मिलाना है। सो द फर्स्ट इज, करेक्ट आंसर इज ए, मल्ला का कैपिटल क्या था? कुशीनगर। अंगा का कैपिटल था चंपा। देन कैपिटल ऑफ गंधार वाज तक्षशिला, और वत्स का कौसाम्बी। ठीक है, बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली? किसके द्वारा दुनिया की पहली रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई थी वैशाली में? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट रिपब्लिक, दुनिया की सबसे पहली रिपब्लिक, राइट? विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध? महाजनपद मगध की सबसे एंशिएंट कैपिटल क्या थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सबसे पहली कैपिटल थी वो राजगृहा थी, जिसको राजगीर, जो मॉडर्न डे राजगीर है, वो थी सबसे पहले कैपिटल। तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू महावंशा, बिंबिसार असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ? महावंशा के अनुसार बिंबिसार ने किस एज में जो थ्रोन थी वो प्राप्त किया, उन्होंने असेंड किया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 15 साल की उम्र में बिंबिसार ने जो थ्रोन थी उन्होंने असेंड किया, असेंड मतलब हासिल किया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु के डायनेस्टी का नाम, अजातशत्रु जो थे उनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हर्यंक डायनेस्टी। अजातशत्रु थे, हर्यंक डायनेस्टी थे। उन्होंने अपने पिताजी को, मीन्स अपने पिताजी को मारने के बाद उन्होंने गद्दी हथियाई थी। ओके, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास इज अवेलेबल इन? जो 16 महाजनपद हैं उनकी जो लिस्ट है वो किस में अवेलेबल है? एक तो अंगुत्तर निकाय में, एक तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में ये जो 16 जनपद हैं इनके नाम अवेलेबल है। मैंने दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैंने इमेजेस जहां तक हो सकता है मैंने ना कोशिश की कि इमेजेस आपको रिलेट करके दूं, ताकि आप इसको देखें तो आपको चीजें समझ में आए। ओके, प्रद्योता वाज द किंग ऑफ आई एम सॉरी, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ इसको। प्रद्योत जो थे वो किंग थे कहाँ के? राजा थे कहाँ के? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अवंती के राजा थे प्रयोदत्त। ओके, हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार? मगध रूलर बिंबिसार जो मगध के शासक थे उनका फिजिशियन कौन था? उनके फिजिशियन कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जीवक जो थे वो मगध रूलर बिंबिसार के फिजिशियन थे, मतलब डॉक्टर थे मगध रूलर बिंबिसार के। और जीवक को ना मेडिसिन किंग भी के नाम से भी जाना जाता है। मेडिसिन किंग मीन्स दवाइयों का राजा। ओके, कलिंग किंग खारवेल वाज रिलेटेड टू? जो कलिंग के जो राजा थे खारवेल, वो किससे रिलेटेड हैं? तो द आंसर इज ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसलिए क्योंकि दो से रिलेटेड है वो, महामेघवान डायनेस्टी और छेदी डायनेस्टी। तो छेदी डायनेस्टी जो है उसी को महामेघवान डायनेस्टी बोला जाता है। महामेघवान शायद दुनिया, मतलब कलिंग कलिंग डायनेस्टी के वन ऑफ द, आई एम नॉट थिंक, आई एम सॉरी, कलिंग डायनेस्टी, आई एम सेइंग छेदी डायनेस्टी। महावेगवान जो एक रूलर थे वो छेदी डायनेस्टी के वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर थे, मतलब बहुत महान रूलर थे। और इसके कारण छेदी डायनेस्टी को महामेघवाहन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में जो खारवेल हैं उनकी स्टोरीज मिलती हैं हमारे को, जो उनकी इंस्क्रिप्शन है वो मिलती हैं। किंग खारवेल इज रिलेटेड टू, अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से किंग खारवेल रिलेटेड है। ओके, जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वो प्रेजेंट डे उड़ीसा में लोकेटेड है, और इसी से हमारे को एविडेंसेस मिलते हैं कि किंग खारवेल के बारे में। ठीक है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी के बाद किस डायनेस्टी ने मगध के ऊपर शासन किया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मौर्यन डायनेस्टी ने शासन किया था नंद डायनेस्टी के बाद। द कैपिटल ऑफ अंगा जनपद वाज चंपा। जो अंगा जनपद था उसका कैपिटल कहाँ था? कैपिटल था
चंपा। ठीक है? आज के प्रेजेंट डे भागलपुर और मुंगेर जो है वहाँ पे हमारा अंग जनपद लोकेटेड था। कैपिटल था चंपा, जिसको कि मालिनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है? और दिग्घ निकाय जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन थी इस सिटी का उसको किया था जो आर्किटेक्ट थे महागोविंद ने। महागोविंद जो थे उन्होंने इसको डिजाइन किया था, इस सिटी को डिजाइन किया। गोराथगिरी गोराथगिरी इन बराबर हिल्स वाज कॉन्कर्ड बाय, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्वेल के द्वारा जो गोराथगिरी है जो बराबर हिल्स में है, उनको कॉन्कर किया था। आप देख सकते हैं ये गुफा को कि कितनी मतलब कैन यू इमेजिन दैट हाउ ब्यूटीफुली इट वाज मेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक नियरली 2000 ईयर्स एगो कि इतनी पॉलिश्ड और इतना वेल क्लीन इस तभी छीनी हथौड़ा से ही किया होगा ऑब्वियसली। आज के जैसे तो मशीन्स तो तभी थे नहीं, होंगे नहीं। तो दैट्स रियली मार्वेलस मीन्स आप क्या ही बोल सकते हैं इसको कि कितना सुंदर मीन्स छेनी हथौड़ा से ऐसे आपने गुफा को काटना और बनाना बिल्कुल शाइनी सरफेस मीन्स ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? कौन से मगध के रूलर थे जो अलेक्जेंडर जो था जो रूलर जो था उसके कंटेम्प्रेरी थे, उसके समान मीन्स जब अलेक्जेंडर था तभी अ, वो भी थे मगध के रूलर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, धनानंद जो था वो रूलर था मगध का। ओके, अगेन एक चीज और मैं बता दूं आपको, ग्रीक्स जो हैं वो धनानंद को क्या बोलते थे? जेंड्रमीज बोलते थे। ओके, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, जो पाटलिपुत्र के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस कहाँ पे हमारे को मिलता है, जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिका में हमारे को देखने को मिलता है जो पाटलिपुत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे संचालित होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा गया है। कैन यू टेल मी हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि इंडिका का ऑथर कौन है, किसने लिखा है इंडिका को? द हुना किंग तोरामना वाज डिफीटेड बाय द ओलिकर किंग, जो हुन किंग था तोरामना उसको किस ओलिकर किंग ने हराया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रकाश धर्मन। प्रकाश धर्मन जो थे उन्होंने हराया था, जो मालवा के किंग थे उन्होंने हराया था तोरामना को। और तोरामना के बारे में जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है संजेली इंस्क्रिप्शन से, जो उसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में जो उसका कंट्रोल था मालवा और गुजरात के ऊपर उसके बारे में जो हमारे को एविडेंसेस मिलते हैं वो संजेली इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं। ठीक है? और रिस्थल इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमारे को यह पता चलता है कि 1983 में, नॉट 1983, जो कि रिस्थल इंस्क्रिप्शन को 1983 में डिस्कवर किया गया था, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो हुन किंग तोरामना थे उनको डिफीट किया था ओलिकर किंग प्रकाश धर्मन ने। ओके, हु रिकॉग्नाइज सैंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य? किसने किसने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस की तरह रिकॉग्नाइज किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहला स्कॉलर था जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता था। ओके, एरियन और पुल्टा जो था उसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस का नाम उन्होंने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस का नाम दिया था। द फर्स्ट एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इंडिया? पहला एम्पायर, इंडिया का पहला एम्पायर या किस रूलर के द्वारा स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहला एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया में। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्कर द डेक्कन? इनमें से किस रूलर ने, किन मौर्यन रूलर ने जो डेक्कन है उसको अपने कब्जे में किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनकी इमेज थोड़ी सी कट गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इनकी जो अ, चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर किया था डेक्कन को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य जो उनको बहुत मतलब किस बुक में उनको बताया गया है, किस बुक में उनके बारे में लिखा गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विशाख दत्त ने एक बुक लिखा है मुद्रा राक्षस, उसमें बताया गया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने और जो उनके कौटिल्य जो थे उन्होंने मिलकर नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया। और इसमें ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मतलब
समुद्र राक्षस में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ना एक लोक जाति के थे, मीन्स लो कास्ट के थे। कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन, कौटिल्याज जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्याज आप सबको पता होगा, कौटिल्याज की बुक है अर्थशास्त्र, वो किस चीज पे बेस्ड है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। इकोनॉमिक रिलेशंस के भी बारे में बात करता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी बात करता है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करता है, और वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में। ठीक है, मीन्स वेल्थ एक्यूमुलेशन इन सेंस कि वेल्थ को कैसे गवर्न किया जाए एज एक स्टेट के लिए, फॉर एक किंग के लिए। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज जो थे वो किसके एम्बेसडर थे? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु रोट इंडिका? आपको शायद, आपको अगर पता होगा तो आपको सही होगा फिर। तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका बुक लिखी थी। मेगास्थनीज जो थे एम्बेसडर थे किसके? सेल्यूकस निकेटर के। और सेल्यूकस निकेटर तो जो था वो जनरल था अलेक्जेंडर का। जब अलेक्जेंडर 321 बीसी में वापस गया, आई गेस 326 बीसी के बाद धीरे धीरे वो वापस गया था। तो 326 इस बीसी में वो आया था, उन्होंने उसने जो पोरस जो थे उनके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, पर वो वापस गया था। तो जो अपना ईस्टर्न सेक्शन था ना, अपने एम्पायर का ईस्टर्न सेक्शन, वो सेल्यूकस निकेटर के पास छोड़ के गए थे, जो जनरल थे अलेक्जेंडर के। और सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे एज अ आज के एम्बेसडर। इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी? मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 7 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे कि पहला फिलोसफर, दूसरा उन्होंने फार्मर्स, तीसरा हर्ड्समैन, चौथा आर्टिजन्स, पांचवा मिलिट्री या सोल्जर्स जिसको बोल सकते हैं, छठा ओवरसियर या स्पाइस, और सातवां काउंसलर और एसेसर्स। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्स चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया, कौन सा इंस्क्रिप्शन यह बताता है कि चंद्रगुप्त का जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका कंट्रोल पूरे वेस्टर्न इंडिया पे था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन। नो आई एम सॉरी, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। इसमें बताया गया है कि जो लेक है, जो सुदर्शन लेक है, उसको कैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन का, उसमें हमारे को मिलता है। ये इससे हमारे को प्रूफ मिलता है कि चंद्रगुप्त जो थे उनका कंट्रोल पूरे वेस्टर्न इंडिया पे था। द स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकाज पिलर इज इन अशोकाज, जो किंग अशोक थे उनके पिलर पे जो स्क्रिप्ट लिखी है वो किस भाषा में लिखी गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्राह्मणी भाषा में। ये आप जो देख रहे हैं इमेज में, ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। ओके। और इसको डिसाइफर किया था किसने? जेम्स प्रिंसप ने। which one of the following script was written from right to left in ancient India? इसमें से कौन से स्क्रिप्ट को लिखा जाता था राइट से लेफ्ट की तरफ, मींस दाईं से बाईं की तरफ किस स्क्रिप्ट को लिखा जाता था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, खरोस्ती स्क्रिप्ट। ये आप देख सकते हैं खरोस्ती, ये मैंने इमेज लिया आई थिंक नेशनल जो हमारा जो आर्काइव्स है ना, वहां से मैंने ये इमेज ली है। ये जो आपके सामने स्क्रिप्ट है ये खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वाज रेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, किसके द्वारा अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उनको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो द करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोका के इंस्क्रिप्शन को सबसे पहली बार पढ़ा गया था। उन्होंने ही डिसाइफर किया था अशोका के जो किंग अशोक थे उनके इंस्क्रिप्शन। ये देख सकते हो। हु फर्स्ट डिसाइफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, किसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था? इन द करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसप जो थे उन्होंने डिसाइफर किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड है जेम्स प्रिंसप के साथ। ये जो स्टोरी तो इन्होंने स्क्रिप्ट डिसाइफर की थी ना ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के साथ, तो उससे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड है। अभी टाइम नहीं है तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज, आप पता कर सकते हैं, आप वो स्टोरी के बारे में खुद से पता कर सकते हैं कि कैसे, मतलब ना दिल्ली के एक जमींदार थे जिन्होंने ना मीन्स उनको एक पिलर मिला था। तो वो जब पिलर ना टूट गया तो वो अपने गार्डन में उन्होंने प्लेस किया था उस पिलर को। और जब इस पिलर को ना जेम्स प्रिंसप की जो गर्लफ्रेंड थी ना उन्होंने देखा तो वो मांग के लगे, और इसके बाद 2 पिलर को मिला के ना जेम्स प्रिंसप ने डिसाइफर किया था। मतलब 2 पिलर नहीं, बहुत सारे पिलर्स को, बट ये जो पिलर था इसका एक अलग इंपॉर्टेंट रोल था। सो द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड के दौरान सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग सेंटर क्या था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तक्षशिला जो थी वो मोस्ट फेमस सेंटर था मौर्यन पीरियड के दौरान लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। ओके। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा इज,
अशोकास धम्मा में अशोका के धम्म में सेंट्रल पॉइंट क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द। सब कुछ है, मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स है अशोका के। जब आप अशोका के सेंट्रल पॉइंट को पढ़ते हैं ना, उसमें लगभग 14-15 पॉइंट्स है। तो ये सब कुछ आता है, रिलीजियस टॉलरेशन आता है कि हमें दूसरे रिलीजन के प्रति मीन्स टॉलरेंट होना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पीस एंड टॉलरेंस, मीन्स जानवरों के प्रति भी, चिड़ियों के प्रति भी, इनके प्रति लॉयल्टी भी, ये सारी चीजें आती है अशोकाज के धम्म में। द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन इज, अशोका अशोकाज को अपने इंस्क्रिप्शन में किस नाम से रेफर किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रियदर्शी या देवनाम पिया। ओके, तो ये था हमारा 100 क्वेश्चंस। दिस वाज पार्ट 1। इसका एक और पार्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री के। आई थिंक 70-75 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। मैं इसको सेकंड पार्ट में इसका लेके आऊंगा। तो अ, आपको कैसा लगा ये चीज़? यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट है? आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं। नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस पे टाइम वेस्ट ना करें। आप प्लीज़ कहीं और जहाँ पे आपको अच्छी रिसोर्सेज़ मिले, आप वहाँ पे जाके देखिए। मेरा रिक्वेस्ट है ये, मीन्स आप ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली नहीं, हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, नहीं। अगर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो देन इट्स ओके, ऑलराइट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन और गो थ्रू इट। बट इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग any good output from this particular video, then it is my humble request that you look for something that is going to be more useful for you. Okay. And what else I want to say? One more thing I want to say is that please do provide your feedback. Whatever you will provide, I will try to improvise on that. I will try to improve myself as well. So that's it. And thank you very much for watching this. And again, इसके अलावा भी और भी सारी आएंगी क्वेश्चंस। अभी जो 8-10 दिनों की सीरीज है, इसमें काफ़ी सारी क्वेश्चंस, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसे हिस्ट्री के ये हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, इसके बाद मेडिवल, फिर मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे प्लीज़। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।